नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, विधेयक अर्थात धन विधेयक, विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक को डिस्कस करने के बाद अब हम देखने जा रहे हैं बजट के चरण कि किस प्रकार से लोकसभा से और यह कह सकते हैं संसद से बजट पारित होता है, बजट पास होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बजट के चरण। बजट के चरण हम देखने जा रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट टॉपिक, बजट के चरण। स्टेप्स इन बजट। बजट के कुल 5 चरण होते हैं। बजट के कुल 5 चरण होते हैं। बजट के कुल 5 चरण होते हैं। पहला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बजट का पहला है दोस्तों प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण, बजट का पहला चरण है प्रस्तुतिकरण। दूसरा है दोस्तों चर्चा। तीसरा है आपका अनुदान की मांग, अनुदान की मांग पर मतदान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुदान की मांग पर मतदान। चौथा चरण है विनियोग विधेयक या विनियोजन विधेयक, विनियोग विधेयक या विनियोजन विधेयक। और पांचवा है दोस्तों वित्त विधेयक। पांचवा है आपका वित्त विधेयक। ध्यान दीजिएगा, बजट के 5 चरण होते हैं। पहला है प्रस्तुतिकरण, दूसरा है चर्चा, तीसरा अनुदान की मांग पर मतदान, चौथा है विनियोग विधेयक और पांचवा है दोस्तों वित्त विधेयक। ध्यान दीजिएगा, बजट को वर्तमान दृष्टिकोण में पेश किया जाता है दोस्तों बजट सत्र में, और यह पेश किया जाता है बजट को वित्त मंत्री के द्वारा 1 फरवरी को। बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को। बजट पेश किया जाता है दोस्तों 1 फरवरी को। बजट सत्र में, बजट सत्र में, बजट सत्र में 1 फरवरी को, 1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा बजट सत्र में 1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा बजट को धन विधेयक के रूप में, धन विधेयक के रूप में, धन विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब बजट को पेश किया जाता है, अर्थात जब बजट पारित नहीं होता है तब तक यह है दोस्तों धन विधेयक। लेकिन जब बजट पूर्णतः पारित हो जाएगा तो उसे कहेंगे दोस्तों वित्त विधेयक, अर्थात बजट वित्त विधेयक होता है। लेकिन जब बजट को वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा पेश किया जाता है तो यह है तो दोस्तों धन विधेयक। चूंकि बजट एक धन विधेयक होता है, इसीलिए इसे केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। और जब बजट को पेश किया जाता है तो यह होता है दोस्तों धन विधेयक, अर्थात धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। लोकसभा में बजट अर्थात धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। बजट को 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है दोस्तों। वर्तमान दृष्टिकोण में बजट को 1 फरवरी को पेश किए जाने की परंपरा प्रारंभ की गई है। बजट को पारित होने में अधिकतम 75 दिन का समय लगता है दोस्तों। बजट को पारित होने में अधिकतम 75 दिन या अप्रैल तक बजट को 1 फरवरी को पेश किया जाता है लोकसभा में, और इसे पारित होने में दोस्तों 75 दिन का समय, अधिकतम 75 दिन का समय, अधिकतम 75 दिन का समय या अप्रैल तक यह पारित हो जाता है। बजट
पारित करने में अधिकतम 75 दिन या अप्रैल तक का समय लगता है। ध्यान दीजिएगा, बजट को पारित होने में अधिकतम 75 दिन या अप्रैल तक का समय लगता है। बजट को पेश किया जाता है दोस्तों 1 फरवरी को, और बजट को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि जब बजट को पेश किया जाता है तब यह कहलाता है दोस्तों धन विधेयक, लेकिन जब बजट पारित होता है तो यह बन जाता है वित्त विधेयक, अर्थात बजट वित्त विधेयक होता है, अर्थात बजट वित्त विधेयक होता है, अर्थात बजट वित्त विधेयक होता है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों बजट के चरण। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों बजट के चरण। बजट का पहला चरण होता है दोस्तों प्रस्तुतिकरण। ध्यान दीजिएगा, बजट का प्रथम चरण, बजट का प्रथम चरण है दोस्तों प्रस्तुतिकरण। बजट का प्रथम चरण है प्रस्तुतिकरण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बजट को लोकसभा में पेश किया जाता है, और जब बजट को पेश किया जाता है तो यह होता है दोस्तों धन विधेयक। ध्यान दीजिएगा, प्रथम चरण बजट को एक धन विधेयक के रूप में, एक धन विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, वर्तमान में बजट को एक धन विधेयक के रूप में 1 फरवरी को पेश किया जाता है। बजट को एक धन विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात बजट को प्रस्तुत करने के समय यह एक धन विधेयक होता है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब बजट को पेश किया जाता है तो यह एक धन विधेयक होता है। इसे सीधा पता चलता है कि इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात बजट को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। बजट को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। चूंकि बजट को जब प्रस्तुत किया जाता है तो यह होता है दोस्तों धन विधेयक, इसीलिए इसे केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। बजट को, क्योंकि यह होता है दोस्तों धन विधेयक, बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति
लेनी होती है, लेनी होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बजट को पेश करने के पूर्व, लोकसभा में पेश करने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। तो यह है दोस्तों बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट को 1 फरवरी को धन विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट को प्रस्तुत करने के समय यह धन विधेयक होता है, अर्थात बजट को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक, धन विधेयक है नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। इसके बाद दूसरा देखते हैं दोस्तों चर्चा। दूसरा चरण है चर्चा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वितीय चरण है दोस्तों चर्चा। बजट पर चर्चा तो की जाती है, लेकिन चर्चा के बाद मतदान नहीं किया जाता। इसीलिए दोस्तों चर्चा को एक अयोग्य चरण माना जाता है। बजट पर चर्चा तो होती है, परंतु मतदान नहीं किया जाता, मतदान नहीं होता है। इसीलिए इस कारण द्वितीय चरण को अयोग्य चरण माना जाता है, अयोग्य चरण माना जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वितीय चरण में होता है दोस्तों बजट पर चर्चा, लेकिन बजट पर चर्चा तो होता है द्वितीय चरण में, लेकिन मतदान नहीं होता, इसलिए द्वितीय चरण को अयोग्य चरण माना जाता है। इसके बाद तीसरा देख रहे हैं दोस्तों, अनुदान की मांग पर चर्चा। तीसरा है तृतीय चरण है दोस्तों अनुदान का मतलब होता है कि जितने भी विभाग है, केंद्रीय सरकार के जितने भी केंद्रीय मंत्रालय है, इन सभी को एक वित्तीय वर्ष का जो भी खर्चा है उसके लिए भारत सरकार से लेना होगा अपने खर्चों के लिए अनुदान। तो यहां पर दोस्तों तृतीय चरण में ही जितने भी विभाग होते हैं सभी के द्वारा अपने एक वित्तीय वर्ष का खर्चा मांगा जाता है। तो तृतीय चरण है दोस्तों अनुदान की मांग पर मतदान। अब यहां होगा दोस्तों मतदान। तृतीय चरण अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान की मांग पर मतदान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरा चरण है अनुदान की मांग पर मतदान, अर्थात समस्त विभाग, समस्त मंत्रालय के द्वारा, समस्त विभागीय मंत्रालयों के द्वारा, केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं उनके द्वारा अपने एक वित्तीय वर्ष के खर्चे हेतु भारत सरकार से बजट के माध्यम से ही अनुदान मांगा जाएगा। अर्थात समस्त मंत्रालयों के द्वारा अपने एक वित्तीय वर्ष के खर्चे हेतु भारत सरकार से बजट के माध्यम से अनुदान मांगा जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुदान मांगा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तृतीय चरण बहुत इंपॉर्टेंट चरण है, क्योंकि यही वो चरण है जहां पर समस्त मंत्रालयों के द्वारा अपने एक वित्तीय वर्ष के खर्चे हेतु
अनुदान मांगा जाएगा भारत सरकार से। तृतीय चरण में है दोस्तों अनुदान की मांग पर मतदान, अर्थात भारत सरकार के जो भी केंद्रीय मंत्रालय है, जैसे कि मान लीजिए उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय को अपने एक वित्तीय वर्ष के जो भी खर्चे हैं वो बजट के माध्यम से भारत सरकार से मांगेगा। मान लीजिए उद्योग मंत्रालय को अपने एक वित्तीय वर्ष का खर्चा है 1000 करोड़ रुपए, तो भारत सरकार से उद्योग मंत्रालय मांगता है 1000 करोड़ रुपए बजट के माध्यम से। यह अनुदान की मांग है दोस्तों, अनुदान की मांग। अब इस पर होगा दोस्तों मतदान, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर मतदान तो होगा लेकिन विपक्ष के द्वारा या किसी लोकसभा में उपस्थित किसी सदस्य के द्वारा, किसी सांसद के द्वारा इस अनुदान को जायज नहीं ठहराया जाता है। मान लीजिए उद्योग मंत्रालय ने भारत सरकार से बजट के माध्यम से 1000 रुपए करोड़ मांगा है, लेकिन लोकसभा के किसी सदस्य को ऐसा फील होता है कि ये 1000 करोड़ इसका वास्तविक खर्चा नहीं है, 600 करोड़ इसका वास्तविक खर्चा है, अर्थात कहीं ना कहीं ये 400 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि के रूप में मांगा जा रहा है। अगर लोकसभा का कोई सदस्य किसी मंत्रालय या किसी विभाग के द्वारा मांगे गए अनुदान से असंतुष्ट है तो विपक्ष के द्वारा या किसी एक सदस्य के द्वारा लोकसभा में लाया जा सकता है कटौती प्रस्ताव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विपक्ष के द्वारा या यदि कोई अनुदान, यदि कोई मंत्रालय अपने एक वित्तीय वर्ष के खर्चे हेतु भारत सरकार से बजट के माध्यम से अनुदान मांगता है, लेकिन कोई लोकसभा सदस्य या हम कह सकते हैं विपक्ष इस अनुदान से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, तो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है दोस्तों कटौती प्रस्ताव। तो यहीं पर तृतीय चरण में आता है दोस्तों कटौती प्रस्ताव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तृतीय चरण में आता है दोस्तों कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, कट मोशन। ध्यान दीजिएगा, पहला कटौती प्रस्ताव होता है दोस्तों पॉलिसी कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन। पहला होता है दोस्तों पॉलिसी कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन। नीतिगत, नीतिगत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीतिगत, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या होता है, पॉलिसी कट मोशन विपक्ष के द्वारा या लोकसभा के किसी सदस्य के द्वारा सरकार के किसी मंत्रालय के खिलाफ लाया जाता है दोस्तों, मंत्रालय के विरुद्ध लाया जाता है पॉलिसी कट मोशन, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लीजिए भारत सरकार का एक उद्योग मंत्रालय है, इसके द्वारा अपने एक वित्तीय वर्ष के खर्चे हेतु भारत सरकार से बजट के माध्यम से मांगा गया है दोस्तों 1000 करोड़ रुपए, लेकिन लोकसभा के किसी सदस्य या विपक्ष को ऐसा लगता है कि ये जो 1000 करोड़ रुपए है ये बहुत ज्यादा है, इनके वास्तविक खर्चे से ये बहुत ज्यादा है। तो यहां पर विपक्ष के द्वारा या लोकसभा किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है दोस्तों उस मंत्रालय के विरुद्ध पॉलिसी कट मोशन, और इस पर होता है दोस्तों मतदान। और जब पॉलिसी कट मोशन या नीतिगत कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, अर्थात यह पारित हो जाता है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यह पारित हो जाता है तो इस स्थिति में उस मंत्रालय को दिया जाता है 1 रुपए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बजट के प्रावधान के तहत उसे दिया जाता है 1 रुपए दिया जाता है, अर्थात यह इस बात का सूचक है दोस्तों कि वास्तविक में उस मंत्रालय के द्वारा कहीं ना कहीं लिमिट से ज्यादा, अपने वास्तविक खर्चों से ज्यादा रकम मांगा जा रहा था, कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की गंध वहां से आ रही थी। अर्थात अगर लोकसभा से नीतिगत कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इस स्थिति में उस संबंधित विभाग को, उस संबंधित मंत्रालय को दिया जाता है 1 रुपए दिया जाता है। और ये इस बात का संकेत है दोस्तों कि वर्तमान सरकार की
छवि धूमिल हो रही है, वर्तमान सरकार की लोकप्रियता गिर रही है। तो ये अगर नीतिगत कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है किसी विशेष मंत्रालय के द्वारा मांगे गए अनुदान के खिलाफ, तो इस प्रकार से अगर नीतिगत कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह इस बात का सूचक है दोस्तों कि वर्तमान सरकार की लोकप्रियता गिर रही है और उनकी बहुमत कम हो रही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि सरकार के द्वारा जो बहुमत फिर से साबित करना पड़ता है। अगर नीतिगत कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह इस बात का संकेत है कि वर्तमान सरकार की लोकप्रियता गिर रही है और उन्हें फिर से अपनी बहुमत साबित करनी होगी। तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव, नीतिगत कटौती प्रस्ताव पारित होने पर सरकार की लोकप्रियता कम होने का संकेतक माना जाता है, अर्थात सरकार अल्पमत में हो सकती है। इसका मतलब यह है कि नीतिगत कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को फिर से अपना बहुमत साबित करना होता है। सरकार को अपना बहुमत साबित करना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर पॉलिसी कट मोशन विपक्ष के द्वारा सरकार के किसी विभाग के विरुद्ध लाया जाता है और यह पारित हो जाता है तो उस विभाग को संकेत के रूप में दिया जाता है, 1 रुपये दिया जाता है। और नीतिगत कटौती प्रस्ताव पारित होने का यह इस बात का सूचक है दोस्तों कि सरकार की लोकप्रियता कम हो रही है, अर्थात सरकार अल्पमत में हो सकती है। सरकार अल्पमत में हो सकती है, इसलिए सरकार को अपनी बहुमत फिर से साबित करना होगा। दूसरा कटौती प्रस्ताव होता है दोस्तों मितव्ययता या आर्थिक कटौती प्रस्ताव। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक कट मोशन। अगला है दोस्तों इकोनॉमिक कट मोशन, या इसे हम कहते हैं मितव्ययता या आर्थिक कटौती प्रस्ताव। अगला है दोस्तों मितव्ययता या आर्थिक कटौती प्रस्ताव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मितव्ययता या आर्थिक कटौती प्रस्ताव। यदि मान लीजिए भारत सरकार के किसी मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार से मांगा गया है, जैसे उद्योग मंत्रालय के द्वारा मांगा गया है 1000 करोड़ रुपए बजट के माध्यम से, लेकिन विपक्ष इस मांग से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। अर्थात विपक्ष चाहती है कि यहां पर 1000 करोड़ रुपए मांगा जा रहा है लेकिन वास्तविक खर्चा कुल 900 करोड़ रुपए है। अर्थात यहां पर विपक्ष मांग करेगी कि जो 100 करोड़ अतिरिक्त राशि मांगी जा रही है वास्तविक खर्चों से, उसे काटा जाए। इसलिए विपक्ष लाती है दोस्तों मितव्ययता या आर्थिक कटौती प्रस्ताव। तो विपक्ष के द्वारा सरकार के किसी मंत्रालय के विरुद्ध लाया जाता है मितव्ययता या आर्थिक कटौती प्रस्ताव। जैसे उद्योग मंत्रालय के द्वारा मांगा जा रहा है 1000 करोड़ रुपए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इसका वास्तविक खर्चा है 900 करोड़ रुपए, अर्थात 100 करोड़ रुपए को काटा जाए। तो यहां पर विपक्ष के द्वारा सरकार के किसी मंत्रालय के विरुद्ध लाया जाएगा दोस्तों मितव्ययता या आर्थिक कटौती प्रस्ताव, इकोनॉमिक कट मोशन। अगर यह पारित हो जाता है तो यहां पर दोस्तों मंत्रालय को, उस संबंधित मंत्रालय को दिया जाएगा 900 करोड़ रुपए, 1000 रुपए दिया जा रहा था, अर्थात 900 करोड़ रुपए दिया जाएगा, अर्थात यहां 100 करोड़ रुपए काटा जाएगा। इसलिए यहां कहा जाता है एक्स
रुपए काटा जाता है। यहां पर विपक्ष चाहती थी कि वास्तविक खर्चे से में कुछ ज्यादा पैसा इनसे मांगा जा रहा है, अर्थात x रुपए काटा जाए। अगर यह पारित हो जाता है तो यहां पर x रुपए काटा जाता है। इसे ही कहते हैं दोस्तों इकोनॉमिक कट मोशन, जो इस बात का सूचक है दोस्तों कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। यहां पर सत्ताधारी पार्टी को विपक्ष के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, या हम कह सकते हैं दोस्तों कि विधायिका के माध्यम से, संसद के माध्यम से कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र को लोकतंत्रात्मक देश में नियंत्रित किया जाता है, जो एक अच्छा प्रतीक है, सकारात्मक प्रतीक है दोस्तों। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों टोकन कट मोशन। अगला है दोस्तों टोकन कट मोशन। अगला हम देखने जा रहे हैं टोकन कट मोशन, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव भारत सरकार के किसी मंत्रालय के द्वारा यदि अनुदान की मांग की जाती है और विपक्ष या लोकसभा के किसी सदस्य को ऐसा लगता है कि यहां पर सरकार के द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में कार्य नहीं किया जा रहा है, तो वह लाती है दोस्तों सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। अगर यह पारित हो जाता है तो इसमें सिर्फ काटा जाता है दोस्तों 100 रुपए काटा जाता है, 100 रुपए काटा जाता है, जो इस बात का सूचक है दोस्तों सरकार को, उस विशेष विभाग को समझ में आ जाता है कि हमारे के द्वारा किसी विशेष कार्य को नहीं किया गया, तो वो उस कार्य पर फोकस करती है। तो ये एक प्रकार का संकेत मात्र होता है दोस्तों, इससे सरकार की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ता। यहां पर इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन से सरकार की लोकप्रियता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पॉलिसी कट मोशन, नीतिगत कटौती प्रस्ताव से सरकार की लोकप्रियता पर प्रभाव पड़ता है और सरकार अल्पमत होने का एक सूचक मिलता है। इसलिए सरकार को नीतिगत कटौती प्रस्ताव के बाद बहुमत साबित करना पड़ता है। लेकिन इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन, इसके लिए लोकप्रियता को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, बहुमत को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। और कटौती प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों लोकसभा में ही, इसे लाया जाता है दोस्तों लोकसभा में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे लाया जाता है लोकसभा में। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों चौथा चरण है विनियोग विधेयक और पांचवा है दोस्तों वित्त। इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों बजट के 5 चरण में, हमने अभी तक 3 चरण डिस्कस किया है दोस्तों। बजट जो कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा बजट को धन विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट बनने में कुल 75 दिन, अधिकतम 75 दिन या अप्रैल तक यह पारित हो जाता है। बजट एक वित्त विधेयक होता है, लेकिन बजट को जब पेश किया जाता है तब वो होता है दोस्तों धन विधेयक। प्रथम चरण प्रस्तुतिकरण, बजट को एक धन विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट को प्रस्तुत करने के समय यह एक धन विधेयक होता है, अर्थात बजट को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। द्वितीय चरण में होता है दोस्तों चर्चा, बजट पर चर्चा तो होती है लेकिन मतदान नहीं होता, इस कारण द्वितीय चरण को अयोग्य चरण माना जाता है। तृतीय चरण है दोस्तों अनुदान की मांग पर मतदान, ये एक्चुअल यहीं पर बजट पे काम चालू होता है दोस्तों। जितने भी मंत्रालय है भारत सरकार के, सभी के द्वारा अपने एक वित्तीय वर्ष के खर्चे हेतु भारत सरकार से बजट के माध्यम से अनुदान मांगा जाता है, लेकिन किस विपक्ष को या किसी लोकसभा सदस्य को ऐसा लगता है कि किसी विशेष मंत्रालय के द्वारा जो अनुदान मांगा जा रहा है वो सही नहीं है, अर्थात वो संतुष्ट नहीं है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा या किसी एक लोकसभा सदस्य के द्वारा लोकसभा में। पहला होता है दोस्तों नीतिगत कटौती प्रस्ताव, पॉलिसी कट मोशन। अगर यह पारित हो जाता है, इसको लाया जाता है, इन तीनों को लाया जाता है दोस्तों विपक्ष के द्वारा या किसी लोकसभा सदस्य के द्वारा। अगर नीतिगत कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस संबंधित विभाग को या मंत्रालय को दिया जाता है दोस्तों 1 रुपए दिया जाता है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव पारित होने पर सरकार की लोकप्रियता कम होने का संकेतक माना जाता है, सरकार अल्पमत में हो सकती है, इसलिए सरकार को अपना बहुमत साबित करना अनिवार्य है। इकोनॉमिक कट मोशन, मितव्ययता या आर्थिक कटौती प्रस्ताव, अगर यह पारित हो जाए तो उस मंत्रालय को, संबंधित मंत्रालय के
अनुदान में से x रुपए काटा जाता है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपए दिए जाना था, लेकिन विपक्ष चाहती है कि उसमें से 100 करोड़ रुपए काटा जाए, तो उसे दिया जाता है दोस्तों काटकर 900 करोड़ रुपए। टोकन कट मोशन, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, इससे अनुदान जो दिया जाता है किसी विशेष संबंधित मंत्रालय को, उसके अनुदान में से सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए काटा जाता है। यह एक संकेत के रूप में बताया जाता है कि आपके द्वारा विशेष प्रकार का जो आपने वादा किया था वो कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके बाद हम फोकस करने जा रहे हैं दोस्तों चौथा चरण, ध्यान दीजिएगा। अगला हम देखने जा रहे हैं चौथा चरण। चौथा चरण है आपका विनियोग विधेयक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चौथा चरण है विनियोग विधेयक। चतुर्थ चरण, अगला बजट का चरण है दोस्तों चतुर्थ चरण, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, ध्यान दीजिएगा, विनियोग विधेयक। भारत सरकार, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार यदि अपने पारित व्यय में भारित व्यय जोड़ देती है तो इसे कहा जाता है दोस्तों विनियोग विधेयक। ध्यान दीजिएगा, तृतीय चरण में अब यहां से अंततः जो पारित होगा उसे कहते हैं दोस्तों पारित व्यय। अंततः तृतीय चरण में, तृतीय चरण से पारित व्यय पारित होता है, पारित व्यय पारित होता है। इसका मतलब यहां से जो पारित व्यय है जो कि एक धन विधेयक है, पारित व्यय, पारित व्यय जो कि है दोस्तों एक धन विधेयक, अगर यहां पर भारत सरकार अपना भारित व्यय पारित व्यय में जोड़ देती है तो इसे कहते हैं दोस्तों विनियोग विधेयक। इसे कहा जाता है विनियोग विधेयक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे कहा जाता है विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक बराबर होता है दोस्तों पारित व्यय में, जो कि एक धन विधेयक होता है, उसमें भारत सरकार अपने भारित व्यय को जोड़ देती है, तो यह कहलाता है दोस्तों विनियोग विधेयक। अर्थात बिना विनियोग विधेयक के माध्यम से भारत सरकार संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए इसे बनाना पड़ता है दोस्तों विनियोग विधेयक। संचित निधि, विनियोग विधेयक का मतलब होता है संचित निधि, संचित निधि से धन का वियोजन, धन का वियोजन विनियोग विधेयक के माध्यम से किया जाता है। विनियोग विधेयक के माध्यम से, विनियोग विधेयक के माध्यम से किया जाता है, किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि विनियोग विधेयक भी होता है एक धन विधेयक। विनियोग विधेयक एक धन विधेयक ही होता है। विनियोग विधेयक एक धन विधेयक ही होता है, धन विधेयक ही होता है। अर्थात इसे विनियोग विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। अर्थात विनियोग विधेयक को पारित करेगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। विनियोग विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही पारित, अर्थात विनियोग विधेयक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही पारित होता है। और लास्ट देखने जा रहे दोस्तों, तो यहां से विनियोग विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष ने पारित कर दिया। विनियोग विधेयक में शामिल है पारित व्यय तथा भारित व्यय। इसमें पारित व्यय तथा भारित व्यय दोस्तों। लास्ट है पंचमी चरण, पंचम चरण, पांचवा चरण, जो कि है दोस्तों आपका वित्त विधेयक। वित्त विधेयक यह आपका है दोस्तों वित्त विधेयक। जब भारत सरकार इस विनियोग विधेयक में, जो कि संचित निधि से पैसा निकाला जा रहा है, विनियोग विधेयक में भारत सरकार इस विनियोग विधेयक में अपने ये पैसा निकाला जा रहा है दोस्तों, अपने राजस्व आय को जोड़ दे, राजस्व आय को जोड़ दे। अर्थात अगले साल जो भी आय आएगा जिसमें प्रमुख रूप से होगा दोस्तों कर,
और अपने राजस्व व्यय को जोड़ दे, अर्थात अपने खर्चे को जोड़ दे, जैसे कि योजना व गैर योजनागत खर्चे। एक्चुअल पैसा तो विनियोग विधेयक में ही आ चुका है दोस्तों, लेकिन अगले साल के सरकार अपने राजस्व आय और राजस्व व्यय को जोड़ दे कि हम कितना पैसा कमाएंगे टैक्स के रूप में, सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त होने वाले आय के रूप में, तथा राजस्व व्यय, योजनागत खर्चे तथा गैर योजनागत खर्चे हम किस प्रकार से करने वाले, जैसे शिक्षा चिकित्सा पे खर्चा योजनागत खर्चे, गैर योजनागत खर्चे जैसे कि हम कह सकते हैं रक्षा पर किया जाने वाला खर्चा तथा कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन को अगर यूनिट कर इंक्लूड कर देता है तो यह कहलाता है दोस्तों वित्त विधेयक। इसे कहा जाता है वित्त विधेयक और अंततः बजट वित्त विधेयक के रूप में पास होता है। अंततः बजट वित्त विधेयक के रूप में पारित होता है। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों बजट के चरण, जिसमें हमने 5 चरण को डिस्कस किया। पहला था प्रस्तुतिकरण, दूसरा है चर्चा, तीसरा अनुदान की मांग पर मतदान, चौथा है विनियोग विधेयक और पांचवा है दोस्तों वित्त विधेयक। अर्थात बजट जब पारित होता है तो यह कहलाता है दोस्तों वित्त विधेयक। हम जानते हैं दोस्तों कि 1 फरवरी को बजट को पेश किया जाता है और अप्रैल तक अर्थात 75 दिन के भीतर बजट पारित हो जाता है। लेकिन यदि अप्रैल तक बजट पारित नहीं हो पाता है तो सरकार कुल बजट में से 2 महीने का, आगामी वर्ष के 2 महीने का कुल बजट में से रकम को आहरित करती है, जिसे कहते हैं लेखा अनुदान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों इसी में लेखा अनुदान। लेखा अनुदान का मतलब होता है अप्रैल तक बजट पारित ना होने की स्थिति में सरकार के द्वारा आगामी वर्ष हेतु 2 महीने का कुल बजट में की रकम को आहरित किया जाता है, जिसे कहा जाता है लेखा अनुदान। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों इसमें लेखा अनुदान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं लेखा अनुदान। लेखा अनुदान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 में वर्णित है दोस्तों। लेखा अनुदान, लेखा अनुदान, लेखा अनुदान का मतलब होता है कि कुल बजट में से, कुल 12 महीने के बजट में से 2 महीने का बजट आहरित करना, इसे कहते हैं दोस्तों लेखा अनुदान। अप्रैल तक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेखा अनुदान का मतलब होता है अप्रैल तक बजट पारित ना होने की स्थिति में, बजट पारित ना होने की स्थिति में सरकार कुल बजट का 1/6 या आगामी वर्ष के 2 महीने हेतु, 2 माह हेतु बजट आहरित करती है, बजट आहरित करती है, जिसे लेखा अनुदान कहते हैं, जिसे लेखा अनुदान कहते हैं, जिसे लेखा अनुदान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात लेखा अनुदान का मतलब है, अर्थात दोस्तों लेखा अनुदान का मतलब होता है कुल बजट का, कुल बजट में से, कुल बजट में से 2 माह का बजट, 2 माह का बजट आहरित करना, आहरित करना, यह है दोस्तों लेखा अनुदान। अर्थात 2 महीने का मतलब 12 महीने में से 2 महीने का आहरित करना, अर्थात हम कह सकते हैं कुल बजट का 2/12, कुल 12 महीने होते हैं दोस्तों, 2/12 या 1/6 आहरित करना, यह है दोस्तों लेखा
अनुदान, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 में है लेखा अनुदान। जिस लेखा अनुदान का मतलब होता है अप्रैल तक बजट पारित ना होने की स्थिति में सरकार कुल बजट का 1/6 या आगामी वर्ष के 2 माह हेतु बजट आहरित करती है, जिसे लेखा अनुदान कहते हैं। लेखा अनुदान का मतलब होता है कुल बजट में से 2 माह का बजट आहरित करना, या कह सकते हैं कुल बजट का 2/12 या 1/6 आहरित करना। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों बजट के चरण तथा लेखा अनुदान।